नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई क्लास 12 के ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले कौन सा बुक है, भाग 2 है और पार्ट 1 है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इसके जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेते हैं। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन का आंसर है 1881 में। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जननांकिकी विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन कहते हैं। तो जनसंख्या का संगठन में क्या क्या सा मुद्दा आ गया? तो जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषता जो है जनसंख्या का संगठन कहते हैं। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातियां, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसायिक संरचना प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर क्या होता है कि जन्म माइनस मृत्यु। किसी भी स्थान विशेष में जो जन्म हुआ और उसी दौरान मृत्यु हुई तो मृत्यु को घटा लिया जाता है जन्म में, और इसमें क्या ऐड किया जाता है? उत्प्रवास में से अप्रवास को घटा लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही स्थान विशेष में उसी समय के दौरान कितने लोग बाहर गए और कितने लोग अंदर आए, तो जो उस जगह पे आए उसको उत्प्रवास कहते हैं, और कितने लोग बाहर गए उसको अप्रवास कहते हैं। जो बाहर जाते हैं उसका जनसंख्या को घटा लिया जाता है, जो अंदर आए उसमें। तो किसी भी स्थान में जो आदमी जन्म लिए उसमें से घटा लिया जाता है जो वहाँ पे मर गए उनकी जनसंख्या को। तो वो अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है। उसमें क्या चीज़ जोड़ा जाता है? उसमें जोड़ा जाता है जो लोग वहाँ पे आए और जो लोग वहाँ पे गए, तो जो बाहर जाते हैं उनको घटा लिया जाता है और दोनों को जोड़ करके वास्तविक वृद्धि निकाली जाती है जनसंख्या की। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा हैं? तो महाराष्ट्र में बौद्ध सबसे ज़्यादा हैं। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत सिक्किम में है, यानी कि संख्या में देखा जाए तो महाराष्ट्र में बौद्ध सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन टोटल जनसंख्या राज्य का देखा जाए, उसमें परसेंटेज देखा जाए तो सिक्किम में अधिकतम बौद्ध ही हैं। तो भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? तो भारतीय आर्य समूह ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2.4%। 10वां क्वेश्चन है, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? तो कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी स्थान विशेष में जो जनसंख्या है उसमें कार्यरत जनसंख्या कितने हैं उसका प्रतिशत निकाल लिया जाता है, वही श्रम की प्रतिभागिता दर कहलाती है। भारत के उन 2 राज्यों के नाम बताएं जहां की आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देश में सर्वाधिक है। तो बिहार तथा सिक्किम में ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो वर्ष में 183 दिन कम से कम रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहते हैं। तो यहाँ पे लिमिट याद कर लेना होगा, 183 दिन कम से कम जो रोजगार करते हैं साल भर में
उसको मुख्य श्रमिक कहते हैं। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के कार्य में लगा है? यह जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भारत की लगभग 58.2% आबादी कृषि और कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। 14 नंबर, 1901 से 1921 की समय अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता या नकारात्मक क्यों थी? कारण स्पष्ट करें। स्थिरता या नकारात्मकता। इस अवधि में भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होने के कारण और लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम होने के कारण। तीसरा है खदानों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के समुचित वितरण की व्यवस्था नहीं थी। 15 नंबर आ जाता है कि भारत के सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारत सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई और इसके मुख्य उद्देश्य थे युवाओं और किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना, उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के संरचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सकें, उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना। 16वां क्वेश्चन है समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख क्या चुनौतियां हैं? तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। या फिर अगर पूछा जाए कि यदि किशोरों को समुचित ढंग से मार्गदर्शन नहीं किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद भी होते हैं, स्पष्ट करें। तो उत्तर है समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां हैं क्या? तो निरक्षरता, विद्यालय की विरल छात्र, विवाह की निम्न आयु, समुचित मार्गदर्शन। तो चुनौतियां क्या है कि अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतया स्त्रियां निरक्षर हैं जिसके कारण वह अपने और परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती। दूसरा कारण है चुनौतियां कि विद्यालय विरल छात्र, यानी कि अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और औषध या मदिरा पान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं और असामाजिक तत्व बन जाते हैं। विवाह की निम्न आयु, इसके कारण बालिकाओं की जल्दी शादी हो जाती है और जल्दी माँ भी बन जाती है जिसके कारण मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है जो आगे जाकर के लिंगानुपात को प्रभावित करती है। समुचित मार्गदर्शन, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 17 है जनसंख्या की असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? तो भारत में जनसंख्या असमान वितरण है जनसंख्या का, उसके कारण क्या है और क्या दर्शाता है? तो भारत की लगभग 76% आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं गुजरात में बसती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो 3 मुख्य कारण हैं। कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु एवं उच्चावच, मतलब कृषि के लिए जहाँ की जलवायु उपयुक्त है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या बसेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान के अंतर्गत आते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त है और वह बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। औद्योगिक विकास, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संकेंद्रण का कारण है, क्योंकि जहाँ पे काम मिलेगा वहाँ पे जाएंगे लोग काम करने। तो औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है जनसंख्या के वितरण का। सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारकों ने जैसे रीति रिवाज वगैरह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है।
18 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर की वृद्धि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो मुख्य श्रमिक, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक क्या होता है? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, सीमांत श्रमिक कहते हैं। और अश्रमिक, वह व्यक्ति बेरोजगार होता है, उसे अश्रमिक कहते हैं। विस्तृत उत्तर प्रश्न। तो जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या पर क्षेत्रफल, यानी कि जनसंख्या को अगर क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है तो 1 वर्ग मीटर में या फिर 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का जो नंबर मिलता है वही जनसंख्या का घनत्व होता है। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? यानी कि जनसंख्या के घनत्व को किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, औद्योगिक विकास और नगरीकरण, अस्थायी कृषि क्षेत्र, परिवहन तंत्र का विकास, खनिजों की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो भू आकृति पूरी तरह डिपेंड करता है, जनसंख्या निर्धारित करता है जनसंख्या को, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगा, कहाँ पे कम होगा। जहाँ पे नदी है, जल की उपलब्धता है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए पीने के लिए, कृषि के लिए। जलवायु भी पूरी तरह से जिस जगह के जितना जलवायु जैसे ध्रुवों पर कम जनसंख्या है और जहाँ पे जलवायु रहने लायक हो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। औद्योगिक विकास और नगरीकरण, तो जहाँ पे औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि औद्योगिक विकास में वो सहयोग कर सकें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अस्थायी कृषि क्षेत्र, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पे कृषि करने के लिए जो लोग कृषि पर डिपेंड हैं वहाँ पे वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। परिवहन तंत्र का भी विकास, जहाँ पे सरल माध्यम है परिवहन का, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। पहाड़ों पर कम जनसंख्या पाया जाता है, क्योंकि परिवहन मार्ग वहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। खनिजों की उपलब्धता, जहाँ पे खनिज मिलेंगे वहाँ पे औद्योगिक होगा, उद्योग लगेंगे और वहाँ पे उद्योग के कारण जनसंख्या बढ़ेगी। ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, जहाँ पे ऊर्जा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन या फिर किसी भी माध्यम से ऊर्जा का होना ज़रूरी है। राजनीतिक स्थिरता, जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता कम है वहाँ पे, जैसे साउथ कोरिया में या फिर वैसे जगह, या फिर अभी तुरंत हाल ही में अफ़गानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ने जन्म लिया तो वहाँ से बहुत सारे अफ़गानी लोग भागने लगे, वहाँ का जनसंख्या कम गया। बाहरी शक्तियों से बचाव युक्त क्षेत्र, जैसे जहाँ पे हमला कम हो सके वहाँ पे शांति निवास करती है, तो वैसा क्षेत्र जहाँ से बाहरी शक्तियों से बचाव हो, यानी कि जो देश जितना शक्तिशाली होता है वहाँ पे जनसंख्या उतना सबल रहती है। तो भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? 2 प्रमुख भाषा परिवारों की 2 विशेषताएं बताएं। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारतीय यूरोपीय, यानी कि भारतीय आर्य, जिसको कि आर्य भी कह सकते हैं। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बत। तो आर्य के बारे में विशेषता क्या है कि कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग, यानी कि 75% आर्य भाषा बोलते हैं। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार,
कुल जनसंख्या का लगभग 5 भाग, कुल जनसंख्या का लगभग 1/5वां भाग द्रविड़ भाषा बोलता है। इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम मुख्य भाषाएं हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बदल के हो गया है 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति पर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, जबकि पश्चिम बंगाल में यह घनत्व 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी 1 नंबर पर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घनत्व केवल 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, इसके बाद तमिलनाडु का। कर्नाटक की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्यम दर्जे का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार अपडेट करना होगा और 2021 के कारण भी नया डिजिट आ जाएगा। अब जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती है उसका वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय बिंदु के मध्य होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियां हैं। तो पहली प्रवृत्ति है स्थिर वृद्धि की अवधि। 1901 से पहले 1901 से 1921 के अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911-1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। दूसरा है निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती रही, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कारण मृत्यु दर में कमी आई, इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेषित वृद्धि कहा जाता है। तो निरंतर वृद्धि की अवधि यानी कि 1921 से 1951 के काल को क्या कहते हैं? मृत्यु प्रेषित वृद्धि अवधि। तीव्र वृद्धि की अवधि 1951 से 1981 के बीच में जो अवधि है उसमें भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें आप जो भी चीज़ कर सकते हैं अपने मन से, तो लगे जनसंख्या को बढ़ाने। तो अगला है घटती वृद्धि की अवधि 1981 से आज तक। तो 1981 से आज तक जो घटती वृद्धि की अवधि है, इसमें क्या हुआ कि 1981 से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ गया सभी को कि जनसंख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना शुरू किए, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। विवाह की औसत आयु में वृद्धि की गई, स्थिति में सुधार हुआ। जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ गई। तो जो इमरजेंसी लगा था तो उसमें भी
जनसंख्या के वृद्धि को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे, जिसमें ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाता था। तो वहाँ पे थोड़ा सा आदमियों में जागरूकता आई और अपना जनसंख्या कम करना शुरू किए। तीसरा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं तथा उसके नाम लिखिए। जैसे गोवा, गोवा कहाँ है? तो गोवा पश्चिमी तट पे है। और 2001 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम को भी दर्शाना है। सिक्किम जो है तीन तरफ सिक्किम जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर में है और वो एक तरफ से नेपाल में, एक तरफ से चाइना से, एक तरफ से भूटान से घिरा हुआ है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था पश्चिम बंगाल। 2001 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अभी भी 2011 के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश में 17 जनसंख्या घनत्व है। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 2001 में नागालैंड था, जबकि 2011 में निगेटिव चला गया ये। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 2001 में केरल था। वह राज्य जहां ग्रामीण आबादी के प्रतिशत सबसे अधिक है तो हिमाचल प्रदेश है। भारत प्रकृति और पड़ोसी देश, यहाँ पे मानचित्र में आपको दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम है जो दो तरफ से, एक तरफ से इंडिया में है और पश्चिम से नेपाल में से घिरा हुआ है, पूरब से भूटान से घिरा हुआ है और उत्तर में चाइना से घिरा हुआ है।